दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। डॉक्टर कफ़ील खान को कौन नहीं जानता, सब नाम सुना हुआ, जो 2017 में गोरखपुर में जो सरकारी अस्पताल में बच्चों की बिल्कुल मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी से, जो बीमारी थी एनसेफेलाइटिस बीमारी की वजह से हुई थी, और मोदी जी उस वक्त नए नए आए थे। उसमें उन्होंने इन बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने पैसों से लाके दिए थे, जिससे कई बच्चों की जान बच गई थी। उसके एवज में उनको नौकरी से निकाला गया था, जेल में बंद किया था, जेल से छूट के आए तो फिर अब वो जेल में बंद कर दिए गए। उनके बारे में उनके जो उन्होंने सेवा की थी गोरखपुर के बच्चों की, इसके इनाम के बतौर उन्हें ये सब चीज़ें मिली कि जेल भी मिला है। अब वहाँ से उनका इल्ज़ाम लगाया उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो उन्होंने जेल से बना के भेजा है कि उनकी जान को ख़तरा है, क्योंकि उनको अब मथुरा जेल में रखा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब CAA का आंदोलन चल रहा था तो उसमें जाके उन्होंने हिस्सा लिया। अब भाषण क्या दिया ये नहीं पता, लेकिन हिस्सा लिया, उसके बाद उनको उठा लिया गया था। जो जेल से उनका वीडियो आया है वो देखने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, उसके बाद उस वीडियो को देखेंगे। वो अपील मेरी ये है कि आप अगर इस चैनल को देख रहे हैं, हिंद वॉइस को देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, फेसबुक पे जाइए और हमारा उत्साह बढ़ाइए। और जो ये PTM का नंबर आ रहा है, पेटीएम का है आपके स्क्रीन के ऊपर, तो उस पर कुछ अगर माली इमदाद कर सकते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अब चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ। भाग इसलिए हम जेल जाने से नहीं डर लगता है, जेल जाना ही है तो चले जाएंगे। एक बार कोर्ट में कोशिश कर रहे हैं। डर सिर्फ इस बात का घर वालों को है कि कहीं पुलिस ले जाके इनकाउंटर में मार न दे, या ये दिखा दे कि ये भाग रहे थे इनको गोली मार दी गई, या ये दिखा दे कि इन्होंने सुसाइड कर ली। तो इस लास्ट वीडियो से मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि मैं इतना बुज़दिल नहीं हूँ कि मैं सुसाइड करूँगा। आई वुड नेवर कमिट सुसाइड आई वुड नेवर। और ना ही मैं भागूंगा कि पुलिस मुझे मार दे। वन डे आई विल सरेंडर, और वो वक्त जल्दी आने वाला है, क्योंकि मैं भी अब थक गया हूँ इससे ऐसे भागते भागते। क्यों भाग रहा हूँ? कोई गलती भी नहीं की तब भी भाग रहा हूँ, पर घर वालों की डर है कि कहीं पकड़ के मुझे मार न दे, बस इसीलिए। उनसे प्यार है। 1 साल की बच्ची है, 24 अगस्त को उसका बर्थडे था, मैं उसके साथ नहीं था। मुझे अफसोस जिंदगी भर रहेगा। मेरी भी फैमिली है, मेरी भी भाई बहन है, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उनको ये डर है कि ये लोग ले जाके कहीं मुझे खत्म न कर दें, बस, और कोई डर नहीं है। वरना कोर्ट तो है ही, कोर्ट एक दिन जस्टिस दिलाएगी। आपने देखा ये वीडियो? इस वीडियो में कफ़ील खान का पूरा हुलिया बदला हुआ, बाल भी छोटे हो गए हैं, उनकी हालत ख़राब दिख रही है, आपको देख रहे हैं। वीडियो में डॉक्टर कफ़ील खान साफ कहते हुए दिखाए जा रहे हैं कि मेरे परिवार को डर है कि कहीं मुझे पुलिस एनकाउंटर में ना मार दिया जाए। एनकाउंटर के लिए यूपी बड़ा मशहूर है, और योगी जी तो जेल और कब्रिस्तान की बात करते रहे हैं, यानी या गोली या कब्रिस्तान की बात वो करते रहे हैं, बोली और गोली की बात वो करते रहे हैं, हरदम करते रहे, अभी भी देख लीजिए। यहाँ भी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ज़रा हट के है कि कफ़ील खान तो जेल में बंद है जिन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो विकास दुबे हैं, जो आदि मुजरिम है, जिसने कई कत्ल कर दिए, इतने केस उसके ऊपर है कि गिने नहीं जा सकते, लातादाद केस है, पुलिस से मुठभेड़ है, एक मंत्री को मारने का भी उसके ऊपर केस है, वो खुला छूट घूम रहा है। वैसे तो उसने अभी भी कुछ यूपी पुलिस के सिपाहियों को शहीद कर दिया है एनकाउंटर करके, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एनकाउंटर करके, तो वो छुट्टा घूम रहा है हिंदुस्तान में है, भारत में है कि नेपाल चला गया, पता नहीं कैसे गया है। आपने हमारे बुलेटिन में देखा होगा कि किस तरीके से इनकी कवरेज दी जा रही है, तो उससे आपको सब पता लग जाएगा कि आप ये किस तरीके से, कहाँ पे, किस तरीके से भाग रहा है। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। लेकिन वहीं कफ़ील खान जैसे लोग, और ख़ासतौर पर कफ़ील खान, क्योंकि नाम के कफ़ील खान हैं इसलिए वो जेल में, जबकि वो डॉक्टर है। इस वक्त देश को उनकी ज़रूरत है, ऐसे डॉक्टर्स को फील्ड में आना चाहिए, लेकिन वो जेल की हवा खा रहे हैं किसी केस के बावजूद भी। उन्होंने उसमें अपने जो
वीडियो है, इसमें उन्होंने कहा कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ कि जो सुसाइड नहीं करूँगा, सुसाइड नहीं करूँगा, न ही जेल से भागूँगा, मैं डट के मुकाबला करूँगा। वो इसके पहले जब जेल से छूटे थे, उनको बंद किया गया था जाने किस उसमें, क्योंकि उन्होंने गैस सिलेंडर दिए थे, तो उसके बावजूद भी वो दिल्ली वगैरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं इस सरकार के खिलाफ डट के मुकाबला करूँगा। इसके पहले भी डॉक्टर कफील ने एक 4 पन्नों का एक लेटर भी भेजा था जो कि वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने मथुरा जेल की नरकी स्थिति के बारे में लिखा था। जिस तरीके से वहाँ पे 150 लोगों को एक ही पाखाने में जाते, एक शौचालय में ही जाते, 150 लोग एक शौचालय में जाते हैं, अफरा तफरी का आलम होता है। उन्होंने ये पत्र बिजली कटौती के बारे में भी लिखा था कि वहाँ पे बिजली होती ही नहीं है कभी जेल के अंदर, और कितने लोग एक बैरक में होते हैं उसकी कोई गिनती नहीं होती है। एक खत 15 जून को उनके द्वारा लिखे गए हैं और 1 जुलाई को उनके घर वालों को मिले हैं, जिसके बारे में जेल के अथॉरिटी ये कह रहे हैं कि यहाँ से कोई पत्र नहीं गया, जो पत्र जाता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन फिर जब वो पढ़ते हैं तो यहाँ कैसे पहुँच गया, इसकी कोई वो नहीं, इंक्वायरी नहीं है। या तो जेलर साहब झूठ बोल रहे हैं, वहाँ से क्या नहीं निकलता है यूपी की जेलों से, मोबाइल फ़ोन तो वहाँ से निकलते हैं, लेटर तो बहुत छोटी बात है, वहाँ किस चीज़ की स्मगलिंग नहीं होती, ये सब आप हरदम अखबारों में पढ़ते रहते हैं। जेल के अधिकारी इन पत्रों की सत्यता से भी इनकार कर रहे हैं, जबकि ये पत्र इनके भाई के पास पहुँचे हैं। तो अब अंधभक्त इसके बारे में क्या कहेंगे, जो ये कह रहे हैं कि ये देशद्रोही है, इनके ऊपर देशद्रोही का ठप्पा लगा हुआ है डॉक्टर कफील के ऊपर। ये जब होता है जब कोई मुसलमान ऐसी बात करता है, बिल्कुल मैं खुली बात कर रहा हूँ कि जब कोई मुसलमान ऐसी कोई बात करता है तो उसको किसी न किसी कांड में फंसा के या तो जेल कर देते या उसके ऊपर इतने मुकदमे ठोक देते हैं कि वो आदमी ज़िंदगी भर नहीं उभर पाता है। जिस तक CAA एक आंदोलन चला था, उसके बाद आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से यूपी के मुसलमानों के ऊपर कुर्की के वारंट आ रहे हैं, उनकी ज़मीन दुकानों को सील किया जा रहा है, उनके घर कुर्की करा के उनकी अमलाक, उनकी ज़मीनें, उनके घर, उनकी प्रॉपर्टी पैसा लिया जा रहा है उनसे। किस तरीके से लिया जा रहा है, अगर कुछ नहीं बनता है कानून पे अगर चले जाते, क्योंकि हालांकि आपको मालूम है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो योगी जी एक ऑर्डिनेंस लेके आ गए कि नहीं, ऑर्डिनेंस, हालांकि जब विधानसभा चलेगी जो अभी चलने की उम्मीद नहीं, तो ऑर्डिनेंस गिर सकता है, लेकिन तब की बात तब देखी जाएगी, जब तक तो बहुत सा पानी सर से गुजर जाएगा। अब यही बात अगर देखें तो जो क्रिकेटर है इरफान पठान, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हालांकि उनको जेल नहीं हो रही है, ना उनको कोई ऐसा उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन उनको मेंटल टॉर्चर हो रहा है। इरफान पठान को कौन नहीं जानता है, 12 साल उन्होंने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है। 15 साल की उम्र में आए थे वो, उन्होंने क्रिकेट खेली, 2012 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है। उसके बाद अपनी एकेडमी चलाते हैं और बहुत से ऐसे काम करते हैं, और कितने कीर्तिमान उन्होंने क्रिकेट में स्थापित किए हैं वो सब लोग जानते हैं। आज भी इरफान पठान की नाम इज्जत से लिया जाता है, लेकिन उन्होंने एक बात कही, एक ट्वीट किया कि जब कोई एक विशेष समुदाय का, संप्रदाय विशेष का आदमी मकान खरीदने जाता है, मकान किराए पे लेने जाता है, तो उसको नहीं मिलता है। ये बात उन्होंने ट्वीट की थी, और उन्हें उसके साथ ही उन्हें जिहादी आतंकवादी कहा गया था, और यहाँ तक कह दिया गया था दूसरा हफीज़ सईद पैदा होने वाला है, कहा जाने लगा था, जिसने आपके हमारे भारत को कितना नाम दिया, भारत के लिए कितना खेला है वो, और आज भी वो सोशल वर्क में लगे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है द वाइड के आरफा खानम शेरवानी को, उसमें उन्होंने खुलेआम कहा है कि हम डरेंगे नहीं इससे। उन्होंने ट्विटर पे जब उनको गालियां मिलने लगी तो उन्होंने कहा कि ट्विटर पे गालियां देना कोई देशभक्ति नहीं है, और फिर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ मैं चुप नहीं बैठूंगा और उनसे डट कर मुकाबला करूंगा, क्योंकि उनकी जो क्रेडिबिलिटी, उनके भारतीय होने पर कोई शक नहीं किया जा सकता है। हालांकि उनके पिताजी हैं वो मस्जिद में मुअज्जिन थे, मुअज्जिन जो हाफिज से नीचे होता मस्जिद की सफाई करते थे, खुद ये लोग सफाई करते थे। इनके इरफान पठान और इनके भाई, दूसरे बड़े भाई, वो भी बेहतरीन क्रिकेटर हैं, वो लोग करते थे, और सब ने बड़े कीर्तिमान बनाए। तो उनको जब ऐसा कहा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि एक नाम है, इसी तरीके जिस तरीके से डॉक्टर कफील एक नाम है, डॉक्टर कफील, इस वजह से
मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है कि उन्होंने एक बात कह दी जिस पे वो आज भी डटे हुए हैं। इनका अभी आपने वीडियो भी देखा है कि किस तरीके से उन्होंने आरफा खानम के इंटरव्यू में जो द वायर को दिया था, किस तरीके से वो अपनी बात पर डटे हुए हैं। तो किस तरह के कमेंट्स आपके पास आए, किस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया आपके इस शिकायत करने को कि अगर आप सोसाइटी में से डिफरेंट फेथ होने की वजह से किसी को जगह नहीं दे रहे हैं तो ये भी रेसिज्म है? किस तरह के ट्रोल्स का और ट्वीट्स का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, सामना करना पड़ा ऐसा कि मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत चीजों का सामना किया है और मैं ये करता रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। अब दूसरी बात है, अगर ये ट्रोल्स को लगता है कि इनकी ये जो तकियानुसी बातें हैं, जो नेगेटिव बातें हैं और ऐसे ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करके जो ट्वीट किया है मुझ पे, तो इनको लगता है कि मैं इससे चुप हो जाऊंगा या थक हार के कभी इसे अगर गलत होगा तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, तो ये गलत है। तो जरा ये जो हम कहते हैं कि आज जब देश इतने बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है तो कम से कम इन बातों से तो हमें बचना चाहिए। लेकिन आज भी जो अंधभक्त हैं, जो भाजपा की सरकार है, अपना एक एजेंडा बना के इस को आगे बढ़ा रहा है कि हम डिवाइड करेंगे तभी रूल करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे तभी हम रूल करेंगे, चाहे वो बिहार के चुनाव हो, चाहे यूपी के चुनाव, चाहे देश के चुनाव हो। इन लोगों की भाषा एक ही होती है कि अगर फलाना जीत जाएगा तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, फलाना जीत जाएगा तो बांग्लादेश में बिरयानी बटेगी। क्यों बटेगी? मुझे एक बात राही मासूम रजा की याद आती है। राही मासूम रजा वो हैं जिन्होंने महाभारत सीरियल पूरा लिखा है, वो आज मामा श्री पिताश्री जो चल रहा है उन्हीं की देन है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, फिल्मों में भी लिखते थे। उनकी नीम का पेड़ और आधा गांव उनकी बड़े मशहूर किताबें, पढ़ने लायक किताबें हैं और पक्के नेशनलिस्ट थे। इसके पहले उन्होंने पंडित दीनदयाल की ऊपर एक फिल्म लिखी थी आडवाणी जी के कहने से, और मुगल सराय से वो फिल्म शुरू होती है। बड़ी मशहूर फिल्म थी, उसको बड़े मशहूर डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, पटेल डायरेक्टर हैं, वो भी मुसलमान हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो उसके लिए जब मेहनताने की बात हुई तो आडवाणी जी ने कहा कि भाई इसका आप कितना पैसा लेंगे? तो राही मासूम रजा साहब ने कहा कि हम आपके साथ एक बार डिनर करना चाहते, ये पैसा है हमारे, ये हमारी मेहनताना। इतने बड़े आदमी ने इतना ऐसा सीरियल लिख के कि जो आज तक संग मील बना हुआ है। वहाँ बैठ के जब बात हुई तो उस वक्त दबाव चल रहा था, मस्जिद का मुद्दा आ गया था, राम जन्मभूमि का और बाबरी मस्जिद का टेंशन चल रहा था। तो आडवाणी जी ने उनको सांत्वना देने के लिए कहा कि राही साहब आप घबराइए नहीं, हम लोग बैठे हैं, इस टेंशन से आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो राही साहब ने एक बात कही कि साहब सिर्फ एक दंगा हुआ था कराची में, आप कराची छोड़ के मुंबई आए, मुंबई से दिल्ली आके बस गए, आप पलट के कराची नहीं गए। और हम तो सन 47 से लेकर अब तक दंगे भोगते रहे हैं, हम तो हिंदुस्तान छोड़ के नहीं गए हैं। यह हमारे भारतीय मुसलमानों की तारीफ़ है कि हम मरेंगे यहीं पे, यहीं की ज़मीन को अपना, यहीं की धरती को, यहीं की मिट्टी को अपना कफन बनाएंगे, यहीं की धरती को अपना घर बनाएंगे और क़यामत तक, जब भी क़यामत आएगी हम उठाए जाएंगे तो इसी सरज़मीन से उठाए जाएंगे जो हमारी मातृभूमि है, यहाँ से उठाए जाएंगे। हमें अपनी मिट्टी से इतना प्यार है, हम कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। ना हम तफरके की बात करेंगे कि हिंदू हैं मुसलमान हैं। हमारे जो सूफ़ी आए वो दोनों धर्मों की बात करते आए। उन्होंने अपने जो इज्तिमा होते थे अपनी महफ़िलों में भजन भी गाए हैं, कव्वाली भी गाई हैं। सावन भी मनाया जाता है, आज भी मनाया जाता है सावन। हज़रत निज़ामुद्दीन जो महबूब इलाही कहे जाते हैं मोइन, और आज भी उनके यहाँ सावन का त्यौहार होता है, बसंत का त्यौहार होता है। हम एकता की बात करें, डॉक्टर कफ़ील और इरफान पठान के नाम लेके उनकी अज़मत को ना ख़राब करें। इरफान पठान तो अपने आप में इंटरनेशनल नाम है, उसके साथ आप भेदभाव बरतेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।